हेलो स्टूडेंट्स, देखो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम वैलेंसी फैक्टर की कैलकुलेशन कर चुके हैं सभी केसेस में। इनफैक्ट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वाले केसेस में हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी फैक्टर, वो फॉर्मूला था ना, वो n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, दैट ऑल्सो वी स्टडीड। अब बात आती है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की। यही मेन है, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो लिखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। Law of chemical equivalence. What is law of chemical equivalence? Law of chemical equivalence ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्टेड वुड बी इक्वल। तो इन ए केमिकल रिएक्शन number of gram equivalents of any substance reacted will be equal। क्या क्या बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है बट बहुत ही मीनिंगफुल और बड़ा समझने वाला स्टेटमेंट है। किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस रिएक्टेड। अगर मान लो किसी रिएक्शन में, मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्टेड टू C प्लस डी। मान लो ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अच्छा, अनबैलेंस्ड इसलिए क्योंकि बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बैलेंसिंग फैक्टर का यही तो फायदा है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर में यही तो फायदा है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस किए बगैर यू कैन सॉल्व द स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो मान लो ये कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्टिंग टू C प्लस डी, अनबैलेंस्ड। तो A के कुछ मोल्स या कुछ ग्राम इक्विवेलेंट्स खर्च हुए होंगे, तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A रिएक्टेड is equal to number of gram equivalents of B reacted is equal to number of gram equivalents of C reacted। reacted मतलब formed और formed is equal to number of gram equivalent of D formed। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A is equal to number of gram equivalents of B is equal to number of gram equivalents of C is equal to number of grams equivalent D reacted। अगर मैं कोई एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट ले लूं तो भी अप्लाई कर सकता हूं N1V1, तो भी अप्लाई कर सकता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्टेड वुड बी इक्वल। दो रिएक्टेंट के बीच में अप्लाई कर सकता हूं, दो प्रोडक्ट के बीच में भी अप्लाई कर सकता हूं। तो सिंपली फॉर एनी टू रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, for any reactant क्यों, any two substance, for any two substance involved in reaction। मान लो दो सब्सटेंस है A और C ले लो, तो नंबर ऑफ, मान लो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सेकेंड। आप ऐसे कह सकते हो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों सब्सटेंस के इक्वल होंगे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं? नॉर्मेलिटी अपॉन, भाई नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बाद होगा? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यही है कॉन्सेप्ट। अच्छा, नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ द फर्स्ट इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ सेकेंड इंटू V2। या फिर यूं भी कह दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स N1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। सबका मीनिंग सेम है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सेकंड सब्सटेंस इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। का मतलब क्या हुआ? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 N2 उनकी नॉर्मेलिटीज हैं, V1 V2 वॉल्यूम है। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो N1 N2 कौन है यहाँ? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकंड सब्सटेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। या फिर यूं कह दो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। तो आई है ना। ये तीनों फॉर्मूले सेम ही हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें। तो गाइज ये था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। कैसे अप्लाई करते हैं मैं क्वेश्चंस लेकर के समझाऊंगा, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा।
किसी गिवन केमिकल रिएक्शन में किसी भी दो सब्सटेंसेस के बीच में, चाहे वो दोनों रिएक्टेंट्स हों, चाहे वो दोनों प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हो, यू कैन ऑलवेज अप्लाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे लें, फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय 100 ml 0.5 m I2 aqueous solution। बड़ा छोटा सा सवाल है, चलो यही क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करके बताऊंगा, इसके बाद फिर मैं और क्वेश्चंस आपको दूंगा, फिर आपसे ही करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, आप ही को सॉल्व करना है क्वेश्चन। बट चलो एक क्वेश्चन मैं बता दूं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से कैसे सॉल्व करें। व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय 100 ml 0.5 m I2 सॉल्यूशन। एक काम करो, पहले रिएक्शन तो लिख लो, रिएक्शन को बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, कम से कम ये तो लिख लो रिएक्टेंट्स कौन है, प्रोडक्ट कौन है। कई बार प्रोडक्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, तो आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। जैसे हाइड्रोजन N2H4, ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन का, I2। नाइट्रोजन -2 में है और आयोडीन 0 में है, और आयोडीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जबकि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक तरीके से ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन की बात तो हम अभी करेंगे। वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो एक तरीके से हम मास फाइंड आउट कर रहे हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का टाइट्रेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ I2। तो अब जैसे नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनता है, अब ये याद भी रखना पड़ेगा। देखो इसलिए तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे कि कौन कौन जो हैं, जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ वैलेंसी फैक्टर के एग्जाम्पल लिए थे, तो वैलेंसी फैक्टर में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, तो वो बड़े स्टैंडर्डाइज एग्जाम्पल हैं, वो आपको याद भी रखने हैं। हालांकि 12th में आएंगे तो ये रिएक्शंस आपके सामने इतनी ज़्यादा आएंगी कि आपको ये सब याद हो जाता है कि रिएक्शंस होने पर क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। N2 मिला प्लस HI, ये 0 में आ गया, -1 में आ गया। जरा वैलेंसी फैक्टर देखिए, जरूरत पड़ेगी। N2H4 नाइट्रोजन -2 में था, कहाँ गया, 0 पर नाइट्रोजन, 2 का चेंज, 2 नाइट्रोजन है तो टोटल पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज, 4 का। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर, 4। यहाँ आयोडीन कहाँ है, 0, कहाँ गया, -1 पर आयोडीन, 1 का चेंज, और I2 में कितने आयोडीन है, 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2। अब तो आपको हाइड्रोजन और I2 के बीच में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करना, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होते हैं, मास, हमें फाइंड आउट करना है अपॉन मोलर मास। N2H4 14 इंटू 2 28 और 4 32 32 इंटू वैलेंसी फैक्टर 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, मोलरिटी 0.5 इंटू 100 ml 0.0 लीटर 1 वॉल्यूम, ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। सर ये कैसे कर लिया आपने, अरे भैया देखो ये मत पूछो, ये तो बहुत बेसिक बात है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन क्या होंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और नॉर्मेलिटी तो क्या होती है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 4 8 W इज इक्वल टू 8 इंटू 5 दूनी 10.1 0.8 ग्राम। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, दैट्स इट, यही आंसर है।
यही आंसर है। 0.8 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस मेथड। तो ये था क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस मच ऑफ I2। नोट करो, क्वेश्चन को समझो, अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नोट इट डाउन, इसको नोट करो पहले। चलो एक क्वेश्चन ऐसे ली, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.1 m K2Cr2O7 which can oxidize 0.01 mole of ferrous oxalate completely। करो सॉल्व, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन आपके सामने है। 0.1 m K2Cr2O7 का कितना वॉल्यूम इन एसिडिक मीडियम, ये भी लिख लो, क्योंकि K2Cr2O7 हमेशा एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैन ऑक्सीडाइज 0.01 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट। फॉर्मूला ध्यान से रखना, फेरस ऑक्सिलेट का फेरस क्या होता है पता है आपको, ऑक्सिलेट क्या होता है पता है आपको, बताओ आंसर क्या होगा। नोट डाउन, क्या आंसर आया चेक करना अपनी। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। फेरस ऑक्सिलेट होता है FeC2O4। फेरस मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सिलेट पर चार्ज कितना है होता है 2-, ये तो पता है आपको। फेरस आयन C2O4 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वैलेंसीज का तो क्या फॉर्मूला FeC2O4, ये है फेरस ऑक्सिलेट। अच्छा क्या K2Cr2O7 की रिएक्शन कराई एसिडिक मीडियम में। अब ये पता है कि फेरस विल गो टू फेरिक, बिकॉज ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, तो फेरस विल कन्वर्ट टू फेरिक एंड ऑक्सिलेट विल कन्वर्ट टू CO2। याद कर लो, ऑक्सिलेट बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, या ऑक्सैलिक एसिड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, और कहां जाएगा CO2 में। और क्रोमियम +6 में था, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन +4 में आ गया, यहां आयरन +2 में था, और यहां कार्बन +3 में। जरा देखना वैलेंसी फैक्टर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कहां गया +3, 1 का चेंज, प्लस कार्बन +3 से कहां गया +4, पर कार्बन 1 का चेंज, और 2 कार्बन है तो 2 का चेंज, और तो वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 3 आ गई। फेरस ऑक्सिलेट का वैलेंसी फैक्टर 3 है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अच्छा इधर आओ, K2Cr2O7 क्रोमियम कहाँ है +6, कहाँ गया +3, कितने का चेंज 3 का चेंज पर क्रोमियम, और कितने क्रोमियम बैठे हैं पर मॉलिक्यूल तो टोटल चेंज कितना 6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना 6। कर लो सॉल्व। क्या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ गैम इक्विवेलेंट्स ऑफ कौन FeC2O4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7। करें देखें जरा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4 व्हाट वॉल्यूम, तो ये निकालना था 0.01 मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना 3 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 व्हाट वॉल्यूम, मान लो V इन लीटर इनटू 0.1 मोलर इनटू वैलेंसी फैक्टर 6। जरा देखें तो V की वैल्यू कितनी हो गई, कितना हो गया 0.03 अपॉन 0.60, तो 3/1/20 0.05 लीटर या फिर 50 ml। दैट्स इट, यही आंसर है, दैट्स इट, यही आंसर है। सो दिस इज द आंसर। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने बताया।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर द 0.01 इंटू वैलेंसी फैक्टर 3। वॉल्यूम मान लो V है लीटर में, इंटू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर 6। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ गई 1/20। 0.05 लीटर मतलब 50 ml, 50 ml इज द आंसर, दैट्स इट। और क्वेश्चन भी लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करवा लें आपको पहले इन सब की। अगेन इसको नोट करें, अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हों। Let's take another question. What volume of 0.01 m KMnO4 in acidic medium is needed to oxidize completely a mixture having 0.01 mole of each of Fe2O3 and Fe0.95O। ये क्वेश्चन है इन एसिडिक मीडियम। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, डू इट। हाँ भाई, किया क्वेश्चन? देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.01 m KMnO4 इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज। तो ध्यान दो, Fe2O3 प्लस Fe0.95O, ये एक मिक्सचर है, दोनों का 0.01 मोल, ये भी 0.01 मोल। इसका ऑक्सीडेशन कराया हमने KMnO4 के साथ में। अब KMnO4 एसिडिक मीडियम में खुद तो चला जाएगा Mn2+ में। बता चुके हैं कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में जाता है Mn2+, न्यूट्रल या सिंपली स्लाइटली बेसिक मीडियम में जाता है MnO2, और बहुत ही स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हो तब कन्वर्ट होता है MnO4 2- में। Mn2+, मैंने कहा था याद करना इस चीज को। अच्छा, ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, ऑलरेडी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉमन आयरन कॉमनली इट इज फाउंड इन +2 एंड +3, ऑलरेडी +3 में है। KMnO4 Fe2O3 को अटैक ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, नो इट विल नॉट ऑक्सीडाइज। बट आयरन यहां कहां है? +2 अपॉन 0.95, तो +2 अपॉन 0.95 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, इसको ऑक्सीडाइज करेगा कहां? ऑब्वियसली ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसे ऑक्सीडाइज करेगा Fe3+ में, Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे तो रिएक्शन हुई नहीं, इससे तो मतलब ही नहीं है। तो जो भी KMnO4 खर्च हुआ होगा, अच्छा KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर यहां कितना होता है? 5। क्यों? +7 से +2 में गया है, ये 5 का चेंज है तो वैलेंसी फैक्टर 5 हो गया। तो क्या पढ़ोगे? नंबर ऑफ, क्या करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe0.95O इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कौन? KMnO4। बच्चों यही है जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था। सर ये Fe2O3 क्यों ना लिया? बताया तो, Fe2O3 ने रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लिया। Fe2O3 में आयरन ऑलरेडी +3 में है, और कहां भेजोगे ना? KMnO4 और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता इसको। तो ध्यान दो इस बात को, और अब तो बस सॉल्व कर लो कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज कंप्लीटली अ मिक्सचर। 0.01 मोल था ये, into what is the valency factor? 2 upon 0.95।
ये है वैलेंसी फैक्टर। नहीं वैलेंसी फैक्टर ये नहीं है, ये तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट डिजाइन किया था, इसका वैलेंसी फैक्टर तो निकाला ही नहीं अभी हमने। रुको इधर आओ। व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 2/0.95 से पहुंच गया 3, तो कितने का चेंज, कितने का 3 माइनस 2/0.95, इतने का चेंज है पर आयरन। तो फिर हाउ मेनी आयरन आर देयर इनटू 0.95, ये है वैलेंसी फैक्टर। सो विल बी इक्वल टू व्हाट? कैलकुलेशन करवा रखी है मैंने, इसकी सिखा रखा है आपको, चेक करना जब वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन की थी। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर का एग्जांपल लिया था मैंने, शायद मैंने ये लिया था 0.970, Fe 0.970, शायद ये लिया था। चेक करो एक बार, फिर ये दोबारा है आपके सामने, सीख रहे हो। तो 5 3 5 15 9 3 27 और 1 28, 2.85 माइनस 2/0.95 इंटू 0.95, ये कैंसिल आउट हो गया, 0.85 हो गया वैलेंसी फैक्टर। तो हाउ मेनी मोल्स? 0.01 मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर 0.85, ये हुआ वैलेंसी फैक्टर। समझ पाई बात? नाउ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, व्हाट वॉल्यूम V इंटू 0.01 M इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना 5 एसिडिक मीडियम में, ये कैंसिल आउट हो गया। तो V की वैल्यू 0.85/5 इंटू, अगर मैं ml में ले लूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ml, ये लीटर में था, अब ये ml में आ जाएगा। तो वॉल्यूम इन ml देखना कितना हो गया, 85 ले लो यहाँ, 850, 13 पंजे 65, नहीं 5 1 3 7, 170 ml इज द आंसर। बस यही आंसर है, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेना। 170 ml इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था, इससे मिलता जुलता सवाल मैं एक और दे रहा हूं आपको, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नोट करो पूरे क्वेश्चन को, आंसर को, सॉल्यूशन मैच करवाओ, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। मेरी कैलकुलेशन कई बार गड़बड़ हो जाती है, आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको जेई लिखना है। इसको नोट करो। आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ। इसको पहले नोट करो। Let's take another question. A mixture of FeO and Fe2O3, a mixture of FeO and Fe2O3 is reacted with acidified KMnO4, solution having, जिसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2278 m, 100 ml of which was used। चेक कर लूँ, ये 100 ml राइट साइड वाला कट तो नहीं गया, बच गया। 100 ml of which was used, ठीक है। The solution was then titrated with zinc test, which converted Zn, which converted Fe3 plus to Fe2 plus. The Fe2 plus of solution required 1 liter 0.13 m K2Cr2O7. Find
number of moles of FeO and Fe2O3 in initial mixture. करो भाई क्वेश्चन सॉल्व, मुश्किल नहीं है। अभी अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको इस क्वेश्चन में, आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्वेश्चन में स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन लिख लें और फिर सॉल्व करके मैं आंसर बताऊंगा, मैं भी सॉल्व करूंगा अभी, फिर मैच करेंगे अपने आंसर्स। सॉल्व करो क्वेश्चन को। हाँ भाई देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा कि एक मिक्सचर है, ऐसे आप फ्लो डायग्राम बना लिया करो, पहले क्वेश्चन को लिख लिया करो। ये एक मिक्सचर है, अब इसमें मान लो x मोल FeO है और Fe2O3 के टोटल मोल्स y मोल हैं। ये मोल्स हैं, FeO के x मोल, Fe2O3 के y मोल हैं। नाउ इट इज ट्रीटेड विद KMnO4. How much of the KMnO4 in acidic medium is needed? 0.1 liter, 0.2278 m. Obviously MnO4 तो KMnO4 तो चल गया होगा Mn2 प्लस में, और ये तो ऑलरेडी +3 में है, तो इसको तो अटैक ही नहीं करेगा KMnO4। अभी आया था एक पॉइंट, हाँ यहां आयरन +2 में है, दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3+। ये आ गया Fe3। अच्छा Fe3+ के मोल्स कितने आ गए? FeO x मोल FeO है, 1 मोल FeO में 1 मोल Fe है, तो इसका मतलब x मोल FeO में x मोल Fe तो यहां से आ गया, प्लस यहां से भी आया होगा Fe3+। ऑलरेडी Fe3+ था, चेंज तो हुआ नहीं, बट आया तो होगा ना सॉल्यूशन में, क्योंकि आपने एसिड में घोला है तो सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा ये। तो 1 मोल Fe2O3 में 2 मोल आयरन छुपा बैठा है, तो y मोल Fe2O3 में कितने मोल आयरन? 2y, तो 2y मोल ऑफ Fe3, इतने मोल ऑफ Fe3+ सॉल्यूशन में आ चुके हैं, जिसमें से 2y मोल में तो कुछ बिगड़ा ही नहीं उनका, नो ऑक्सीडेशन, केवल x मोल ऑक्सीडाइज होकर आए हैं। तो एक इक्वेशन तो यही बन गई कि KMnO4 ने केवल किसको अटैक किया? FeO को। तो एक तो इक्वेशन यही बन गई कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ या FeO इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। आई बात समझ में? पहला पॉइंट तो यही था। KMnO4 ने, मेरे बच्चों एक बात ध्यान दो, KMnO4 ने केवल FeO को अटैक किया है, Fe2O3 को अटैक कर ही नहीं सकता। तो बस अप्लाई कर दो। कितने मोल? x मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर +2 से +3 में आ गया, तो वैलेंसी फैक्टर 1 का चेंज हुआ, तो 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, 0.1 लीटर इंटू 0.2278 इंटू वैलेंसी फैक्टर 5। जरा सॉल्व करना, यहां से x की वैल्यू आ गई, सॉल्व करोगे तो 0.113699 दिस मच मोल। एक आंसर तो यही हो गया, ये हैं मोल्स ऑफ FeO। आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? पूरा का पूरा इसको जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा दी। जिंक डस्ट आप तो जानते हो मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक ने इसे रिड्यूस कर दिया, और क्वेश्चन ने कहा भी है पूरे को Fe2+ में रिड्यूस कर दिया। अब जितने मोल Fe3+ के थे उतने मोल Fe2+ के होंगे, कितने? x + 2y मोल। इसको फर्दर टाइट्रेट करवाया गया K2Cr2O7 के साथ, और कितना खर्च हुआ ये? 1 लीटर एंड व्हाट? 0.13 m। ऑब्वियसली क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और Fe2+ विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू Fe3+। अब K2Cr2O7 ने Fe2+ को ऑक्सीडाइज किया Fe3+ में, और कितने मोल्स थे Fe2+ के? x + 2y। अब लगा दो फिर वापस, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7। तो कितने? x + 2y इंटू +2 से +3 गया तो चेंज 1 का हुआ, वैलेंसी फैक्टर 1 शुड बी इक्वल टू कितना? जरा देखना, 1 लीटर इंटू 0.13 इंटू वैलेंसी फैक्टर 6,
K2Cr2 का वैलेंसी फैक्टर 6 होता है, कई बार बता चुके हैं। अच्छा, x की वैल्यू तो यहां से आई थी 0.1139, तो यहां से x की वैल्यू पता ही है, तो y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट कितना 6 या 18 और 6 और 1 7 0.78 इतने मोल्स माइनस x की वैल्यू कितनी 0.1139 मोल्स अपॉन 2। बस सॉल्व कर लेना, मेरे ख्याल से ये मैं कैलकुलेशन करके बता ही देता हूं। दिस कम्स आउट टू बी द वैल्यू 0.33305। दैट्स इट, यही आंसर है, दीज मैनी मोल। तो व्हाट इज द आंसर फाइनली? मोल्स ऑफ FeO कितने थे ओरिजिनली? 0.1331139 मोल्स। आपके आंसर ये आए होंगे। और कितने मोल थे Fe2O3 के? Y की वैल्यू आ गई, Y तो थे, Y मोल्स ऑफ Fe2O3 हाउ मच 0.33305 मोल। दैट्स इट गाइज, यू शुड हैव गॉट दिस पर्टिकुलर आंसर। ये क्वेश्चन था, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चेक करना होगा कि रिएक्शंस में कौन किसे कन्वर्ट करेगा। थोड़ा सा आइडिया हम सिखा चुके हैं, बाकी आइडिया आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से लगेगा, क्वेश्चन उसको डिफाइन भी करेगा। और बाकी 12th क्लास अभी बाकी है, यू विल लर्न मोर एंड मोर केमिकल रिएक्शंस इन द 12th क्लास। चलिए इसको नोट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अब बात करेंगे टाइट्रेशन की। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ लिया, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी करा दिए, तो हेडिंग लिखो टाइट्रेशन। हालांकि टाइट्रेशन तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। टाइट्रेशन का पर्पस होता है किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना, फाइंड आउट करना एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टाइट्रेंट। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, हालांकि आप पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, बट एक बार मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूं, बता देता हूं क्या पॉइंट्स हैं टाइट्रेशन में। तो लिखो टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का मतलब टू डिटरमिन concentration of a solution called titrate with the help of a standard solution called titrant using a suitable indicator. So to determine the concentration of a solution called titrate with the help of its standard solution called titrant using a suitable indicator, करते क्या है? ये डायग्राम आपको याद आ गया होगा, आपने 11th क्लास में अपने एक्सपेरिमेंट अगर स्कूल में किए होंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि जो टाइट्रेट है जिसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है वो हम एक बीकर में ले लेते हैं। जैसे मान लो HCl है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। HCl सॉल्यूशन एसिड है, तो टाइट्रेशन किससे करवाएंगे? बेस से। तो NaOH को ले लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेंट, एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप added drop by drop from burette। तो NaOH सॉल्यूशन मिलाते हैं और एक सुटेबल इंडिकेटर लेते हैं। इंडिकेटर जैसे फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, HPH फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये बहुत कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। तो जैसे ये HCl कंसंट्रेशन डिटरमिन करना चाहते हैं, HCl कौन हो गया? टाइट्रेट। और NaOH कौन है? टाइट्रेंट। टाइट्रेंट को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से मिलाते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन पहले से ही पता हो। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन whose concentration is previously known।
जिसकी कंसंट्रेशन पहले से ही पता हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसे हम टाइट्रेंट भी बोलते हैं। और ये टाइट्रेट है जो कि बीकर में लेते हैं इंडिकेटर की मदद से, और इंडिकेटर जब अपना शार्प कलर चेंज करता है देन वी स्टॉप द टाइट्रेशन एंड वी अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट is equal to number of gram equivalents of titrant। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, पूरा का पूरा HCl खत्म करवा दिया किसने, NaOH ने। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द टाइट्रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेट जो मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है, मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें HCl है, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl is equal to number of gram equivalents of NaOH। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH का मतलब एक तरीके से N1V1 is equal to N2V2। वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। यही तो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। यहां से N1V1 इज इक्वल टू N2V2 वी कैन डू, एंड अकॉर्डिंगली हम जिस भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, मान लो टाइट्रेट की फाइंड आउट करनी है, वी कैन फाइंड आउट। वॉल्यूम पता होता है, कंसंट्रेशंस पता होती हैं, कितना वॉल्यूम खर्च हुआ टाइट्रेंट का, दैट इज नोन। यही पूरा प्रोसीजर मैं समझा चुका हूं, डिटेल में बतला चुका हूं, कहां, आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब बात आती है, एक वर्ड यूज किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये जो टाइट्रेंट होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी टाइट्रेंट या प्राइमरी और सेकेंडरी टाइट्रेंट। तो लिखो टाइप्स ऑफ टाइट्रेंट्स। पहले पूरी बात नहीं कहो, ये तो जनरल बात है। अच्छा, ये तो एक बात ध्यान दो, टाइट्रेशन में अगर एसिड का टाइट्रेशन बेस से करा रहे हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द बेस। और यदि यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो फिर यहां क्या लेना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बीकर में रिड्यूसिंग एजेंट हो तो क्या लेना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वी हैव टू स्टडी टू टाइप ऑफ टाइट्रेशंस, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशंस। हालांकि टाइट्रेशन तो और भी टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्सोमीटोटिक टाइट्रेशन होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, बट वी आर कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन होता है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली टू टाइप ऑफ टाइट्रेशंस हियर। कौन से दो, कौन से दो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये बात पूरी नोट करो, फिर लिखेंगे हम। ये जो टाइट्रेंट हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी टाइट्रेंट, सेकेंडरी टाइट्रेंट। नोट इट डाउन। Type of titrants. प्राइमरी टाइट्रेंट, कई बार इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, और प्राइमरी स्टैंडर्ड क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। एक होते हैं सेकेंडरी टाइट्रेंट्स, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। क्या पॉइंट्स हैं, वाइटल पॉइंट। प्राइमरी टाइट्रेंट वो होते हैं जिनके मास को हम एक्यूरेटली वे कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं, और उनके अंदर इंप्योरिटीज नहीं होती, और उनकी कंसंट्रेशन को हम एग्जैक्टली डिटरमिन कर सकते हैं। टाइट्रेंट whose mass can be accurately weighed and
Such titrants are free from moisture, impurities. ऐसे टाइट्रेंट जो कि बिल्कुल प्योर होते हैं, ना उनमें मॉइस्चर होता है ना इंप्योरिटीज होती हैं, और जिसके मास को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मास को एक्यूरेटली मेजर नहीं भी कर पाएंगे क्या? तराजू अच्छी वाली ले लेंगे सर। अरे तराजू से मतलब नहीं है, बैलेंस से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मान लो प्राइमरी टाइट्रेंट वो होता है जिसमें कोई इंप्योरिटीज ही ना हो। अगर 2 ग्राम लिया है तो वो 2 ही ग्राम है। और सेकेंडरी टाइट्रेंट वो होते हैं जिनमें इंप्योरिटीज होती हैं in the form of moisture or some other impurities are present. तो प्राइमरी टाइट्रेंट वो हैं जिनका मास हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, and they are free from moisture and other impurities. In primary titrant need not be standardized before use. प्राइमरी टाइट्रेंट तो ऐसा होता है कि टाइट्रेशन, मान लो प्राइमरी टाइट्रेंट है, जैसे एग्जांपल लो, मैं एग्जांपल से बात समझ में आती है। जैसे एग्जांपल ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल में K2Cr2O7, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आएगा भी, इसका फॉर्मूला भी देंगे। मोहर सॉल्ट और हाइपो ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम ऑक्सैलेट भी ले सकते हो, Na2C2O4। These are the very common examples of primary titrant. तो ये प्राइमरी टाइट्रेंट हैं। जैसे K2Cr2O7 है, इसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होती। अगर 2 ग्राम मेजर किया है तो वो एग्जैक्टली 2 ही ग्राम है। बस आपने K2Cr2O सोल्यूशन है, मान लो एक बॉटल में रखा हुआ है, उसके ऊपर लेवल लगा हुआ है 0.1 m, अलमारी में रखा हुआ है, 2 महीने 3 महीने बाद भी अगर बोतल निकाल लोगे ना अलमारी में से और उस पर 0.1 m लिखा हुआ है, तो बस डायरेक्टली यूज करो उसको। 0.1 m ही है। समय के साथ अपनी कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं करते, डिकम्पोज भी नहीं होते। ऐसे टाइट्रेंट जिनकी कंसंट्रेशन फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती, जिनके मास को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और उनका यूज करने से पहले उनको स्टैंडर्डाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट स्टैंडर्डाइज, ऐसे टाइट्रेंट कहलाते हैं प्राइमरी टाइट्रेंट। डायरेक्टली निकाल लो अलमारी में से, इस्तेमाल करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंडरी टाइट्रेंट पर। बिल्कुल इसका उल्टा। Because of the impurities present in it, because of the moisture present in it, their mass cannot be accurately weighed. Mass of secondary titrant cannot be accurately weighed due to impurities, moisture भी impurity है actually present in it, need be standardized before use, and the examples are, मतलब ऐसा अगर मान लो जैसे KMnO4, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्राइमरी टाइट्रेंट है, बट सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इज ए सेकेंडरी टाइट्रेंट, ये नहीं है प्राइमरी। जैसे आयोडीन, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो KMnO4, सोडियम डाइक्रोमेट, आयोडीन में और एक तो एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे NaOH, KOH एटसेट्रा। These are the very common examples of सेकेंडरी टाइट्रेंट, जिसमें KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब KMnO4 मान लो अलमारी में रखा हुआ है, हमें जरूरत पड़ गई टाइट्रेशन के लिए, तो KMnO4 को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे। भले ही KMnO4 की बोतल पर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन 0.2 m, बट जरूरी नहीं है 0.2 m हो ही। तो इसका मतलब उस KMnO4 को पहले हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, उस KMnO4 को हमें उसकी नई कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, प्राइमरी टाइट्रेंट से उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब उसको इस्तेमाल करना होगा। जब भी तो लिखा है नीड बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर यूजिंग प्राइमरी टाइट्रेंट। तो सेकेंडरी टाइट्रेंट का स्टैंडर्डाइजेशन भी किससे होगा? प्राइमरी टाइट्रेंट से।
तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें, रिमेंबर। प्राइमरी टाइट्रेंट में एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बोरेक्स। बोरेक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी टाइट्रेंट, तो ये याद रखें, नोट करो टाइट्रेंट्स की बात नहीं। अब बात करेंगे हम रिडॉक्स टाइट्रेशन की, तो पहले ये बात नोट करेंगे, नोट इट डाउन। हेडे लिखो रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब बीकर में यदि आपने अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया है तो टाइट्रेंट कौन लेना होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टाइट्रेंट। और कोई ना कोई इंडिकेटर हमें लेना ही होता है। और इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या बोलोगे? एट इक्विवेलेंस पॉइंट number of gram equivalents of reducing agent is equal to number of gram equivalents of oxidizing agent. reducing agent मतलब और reductant। oxidizing agent को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो ये है रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को लेने वाले हैं विच आर कॉमनली यूज्ड एज ए टाइट्रेंट। तो सम कॉमनली यूज्ड टाइट्रेंट्स इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। सम कॉमनली यूज्ड टाइट्रेंट्स इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें सबसे पहला नाम यही बड़ा फेमस है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसको टाइट्रेट करने में काम आएगा? यूज्ड टू टाइट्रेट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स को टाइट्रेट करने में काम आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कौन से? जैसे मान लो सल्फाइड हुआ, I- हुआ, मान लो और भी हो सकते हैं, जैसे H2O2 हुआ, और नाइट्राइट हुआ, C2O4 2- हुआ, फेरस आयन हुआ, एक्सेट्रा। KMnO4 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। मान लो एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हैं, कोई तो मीडियम लेना पड़ेगा। हालांकि KMnO4 में मीडियम का प्रभाव पड़ता है, बिकॉज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन विच मीडियम इट हैज बीन यूज्ड इन। मैं बात करूंगा अभी, हालांकि पहले भी कर चुका हूं। तो सल्फाइड को सल्फेट में पहुंचा देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। एसिडिक मीडियम में I- I2 में पहुंच जाएगा, H2O2 को O2 में पहुंचा देगा, नाइट्रेट में पहुंचा देगा, CO2 में पहुंचा देगा, फेरिक आयन में पहुंचा देगा, एक्सेट्रा। इट विल ऑक्सीडाइज और खुद चला जाएगा कहां? Mn2+ with the valency factor 5. So it is a powerful oxidizing agent and used to titrate reducing agent. जरा इतनी और एक पॉइंट लिखो, जैसे अच्छा ये वाला पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं कि ये MnO4- जो है, अगर एसिडिक मीडियम है तो जाएगा Mn2+ में, प्रोडक्ट विल बी Mn2+ एंड द वैलेंसी फैक्टर विल बी 5। और यदि जाएगा ये न्यूट्रल और बेसिक मीडियम, सिंपल बेसिक मीडियम भी लिखा हुआ हो, तो MnO2 का PPT बना लेगा।
और यदि स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम या स्ट्रांगली बेसिक मीडियम इस्तेमाल किया गया हो तो कन्वर्ट होता है MnO4 टू माइनस। तो यहां पर वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, यहां वैलेंसी फैक्टर हो गया 5 और यहां वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। ये वैलेंसी फैक्टर हैं, हम बता चुके हैं इन बातों को, पहले भी समझा चुके हैं। तो KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर इट ऑल डिपेंड्स कि आपने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया है तो कौन से मीडियम में किया है। अच्छा, और भी सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। पहले जरा ये वाली बात, मैं राइट साइड वाला तो ऐसे लिखा रखा रहूंगा, लेफ्ट साइड वाला हटा रहा हूं, पहले नोट करो पूरी बात। देखो इधर, ये एक और पॉइंट था, एक पॉइंट ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये लिखा, तीसरा, अब चूंकि ये सेकेंडरी टाइट्रेंट है तो इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड सिंस KMnO4 इज secondary titrant, it is standardized with Mohr salt और ऑक्सैलिक एसिड। मोहर सॉल्ट या ऑक्सैलिक एसिड से टाइट्रेशन कराते हैं। जैसे मोहर सॉल्ट क्या है, FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ये है मोहर सॉल्ट। KMnO4 का टाइट्रेशन कराते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये तो पहुंच जाएगा Mn2+ में और ये पहुंच जाएगा फेरिक आयन में। बस अमोनियम आयन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। एंड द वैलेंसी फैक्टर ऑफ मोहर सॉल्ट हियर इज व्हाट 1। क्यों? फेरस +2 से +3 में गया मेरे भैया, सुन लो। एंड द वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 वुड बी 5। आ गई बात समझ में? अमोनियम आयन बड़ा ढीठ आयन है, एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। अमोनियम आयन इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज एंड अंडर दीज नॉर्मल कंडीशंस इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। तो KMnO4 केवल किसे अटैक कर रहा है? फेरस को। कहां पहुंचाया? फेरिक में। पर आयरन कितने का चेंज? 1 का चेंज। सो द वैलेंसी फैक्टर ऑफ मोहर सॉल्ट हियर इज 1 एंड KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 ही होता है, ये तो पता है आपको। नॉट ओनली दिस, या तो ये या फिर एक दूसरा तरीका भी है, आप ऑक्सैलिक एसिड से भी टाइट्रेशन करा सकते हो इन द एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 H2C2O4 से एसिडिक मीडियम में जो कन्वर्ट कराते हो, एसिडिक मीडियम किससे मेंटेन कराना है? टू बी मेंटेन्ड यूजिंग H2SO4। डोंट यूज HCl और HNO3। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पहुंचा देगा ये Mn2+ में और CO2 गैस में। द वैलेंसी फैक्टर वुड बी कितना? 2 एंड द वैलेंसी फैक्टर वुड बी 5। क्यों? +3 से +4 में पहुंचाया है ये। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिडिक मीडियम में ये प्राइमरी टाइट्रेंट है ऑक्सैलिक एसिड और मोहर सॉल्ट प्राइमरी टाइट्रेंट। स्टैंडर्डाइजेशन करवा रहे हैं हम KMnO4 का, तो किससे कराएंगे? या तो मोहर सॉल्ट से या फिर ऑक्सैलिक एसिड से। तो एनी ऑफ दीज 2 टाइट्रेशंस वी कैन डू इट। और ये दोनों ही टाइट्रेशंस आपके प्रैक्टिकल्स में होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार JEE मेन में प्रैक्टिकल मैनुअल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज दे आर ऑल अवेलेबल इन द प्रैक्टिकल मैनुअल्स। अच्छा, एसिडिक मीडियम मेंटेन कराना है तो वी हैव टू यूज H2SO4, डोंट यूज HCl, क्योंकि HCl को KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में और HNO3 खुद अपने आप में एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस बात को भी लिख लेते हैं। एक काम करो, पूरी बात लिख लो, पहले नोट करें पूरी बात को।
to make medium acidic for KMnO4, use H2SO4 and don't use HCl as it is oxidized to Cl2 by KMnO4। पता चला HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4 और टाइट्रेशन गलत हो जाएगा। एंड डोंट यूज HCl एंड HNO3। HNO3 खुद ही क्या है अपने आप में, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डोंट यूज इट। एंड व्हाट शुड बी यूज्ड, वी शुड यूज H2SO4। साथ ही साथ KMnO4 एक इंटेंस कलर्ड कंपाउंड है, पर्पल कंपाउंड। तो KMnO4 इज एन इंटेंस पर्पल कंपाउंड और इसका सॉल्यूशन बोला इंटेंस कलर का होता है, सो एक्ट्स एज ए सेल्फ इंडिकेटर। acts as a self indicator, no external indicator is needed। तो KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है, बाहर से कोई इंडिकेटर नहीं मिलाना पड़ता। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक मीडियम में अगर यूज कर रहे हैं तो I- को KMnO4 बेसिक मीडियम में है, अगर OH- यूज कर रहे हैं नॉर्मल तो इट विल कन्वर्ट टू IO3-। कीप इन माइंड द वैलेंसी फैक्टर इज डिफरेंट, -1 से +5 पहुंचा दिया तो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ I-6। याद रखें बेसिक मीडियम में I- विल बी ऑक्सीडाइज टू IO3-। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे अबाउट KMnO4। KMnO4 के ऊपर अगर आप जब शीट सॉल्व करोगे या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो 10 में से 3 क्वेश्चन टाइट्रेशंस के जो होंगे ना, 3 या 4 क्वेश्चन वो KMnO4 के होंगे। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट टाइट्रेटिंग सब्सटेंस और टाइट्रेंट इन रेडॉक्स टाइट्रेशंस। ऐसे दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइट्रेशंस में इस्तेमाल होने वाला सब्सटेंस है कौन, K2Cr2O7। तो लिखो 2, पहले ये नोट करो। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राइमरी टाइट्रेंट है। डायरेक्ट अलमारी में से बोतल निकालो और इस्तेमाल करो इसको। प्राइमरी टाइट्रेंट नीड नॉट बी स्टरलाइज्ड, यूज्ड इन एसिडिक मीडियम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वापस तरीका वही है, फेरस आयन को, ऑक्सिलेट आयन को, सल्फाइट आयन को, इन सब चीजों को इट विल ऑक्सीडाइज I- को, Cr2O7 एसिडिक मीडियम में इट विल कन्वर्ट टू फेरिक आयन, CO2 SO4 2- I2, इन सब में कन्वर्ट कर देगा और खुद कहां चला जाएगा, क्रोमियम 3+। हालांकि KMnO4 ये जरूर याद रखना है कि Cr2O7 2- एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज ऑरेंज रेड। अगर मीडियम को बेसिक कर दो तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है येलो, बट वापस मीडियम अगर एसिडिक कर दो तो अगेन कन्वर्ट्स टू ऑरेंज रेड। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, IIT ये JEE मेन में आया हुआ पॉइंट है। ये JEE main asked this particular point। Diphenylamine is an indicator। तो डाइफिनाइलामीन एक इंडिकेटर है और इसका वैलेंसी फैक्टर जो होता है Cr2O7 का वो 6 लेते हैं। कैसे, Cr2O7 2- जब Cr3+ में कन्वर्ट होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका वैलेंसी फैक्टर +6 से कहां पहुंच गया, +3, तो वैलेंसी फैक्टर इज 6। तो गाइज ये थे
K2Cr2O7 is also very commonly used. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी टाइट्रेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, इसमें एसिडिक मीडियम मेंटेन कराने के लिए HCl कैन बी यूज्ड। HCl भी इस्तेमाल कर सकते हो, H2SO4 भी इस्तेमाल कर सकते हो, यह कोई दिक्कत नहीं है। तो HCl दिस कैन बी फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल HCl, यहां चलेगा HCl। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ HCl नहीं चलेगा फॉर मेकिंग द मीडियम एसिडिक, यहां चल जाएगा HCl, क्योंकि K2Cr2O7 HCl को Cl2 में आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो गाइज ये थे पॉइंट्स अबाउट K2Cr2O7। इसके बाद बात आती है आयोडीन की। आयोडीन इज ऑल्सो ए वेरी यूजफुल टाइट्रेंट। नोट करो यहां सबकी बात। अब लेते हैं टाइट्रेशन विद आयोडीन। हमने टाइट्रेशन विद KMnO4 पढ़ लिया, टाइट्रेशन विद K2Cr2O7। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द टाइट्रेशन विद आयोडीन। तो लिखो थर्ड, टाइट्रेशन विद आयोडीन। आयोडीन का टाइट्रेशन जब भी करते हैं तो आयोडीन का एस्टिमेशन हमेशा हम हाइपो सॉल्यूशन से करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, और इंडिकेटर जो यूज करते हैं वो स्टार्च होता है। स्टार्च इज द इंडिकेटर फॉर I2. It gives a blue black color with I2। तो स्टार्च I2 के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आयोडीन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो स्टार्च इज द इंडिकेटर यूज्ड फॉर आयोडीन। अब टाइट्रेशन विद आयोडीन दो तरीके से होता है। ए, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, ध्यान से देखना बच्चों, आयोडीमेट्रिक, एक होता है आयोडी, एक होता है आयोडो, आयोडोमेट्रिक। डी डो, पहले डी की बात कर ले। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में आयोडीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्लोरीन तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेड कलर का सॉल्यूशन यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर का एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट आयोडीन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर टेस्टिंग और एस्टिमेटिंग द रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो लिखो इन आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन I2 is directly used. Iodimetric titration, I2 is directly used as an oxidizing agent to titrate reducing agents. तो रिड्यूसिंग एजेंट्स को टाइट्रेट करने में काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2S आयोडीन के साथ सल्फर का येलो व्हाइट पीपीटी देगा, येलो व्हाइट पीपीटी और टर्बिडिटी ऑफ द सल्फर विल बी ऑब्टेन्ड एंड यू विल गेट HI। सो द वैलेंसी फैक्टर यहां पर ऑफ I2 विल बी इक्वल टू 0 से कहां पहुंच गया -1, तो पर आयोडीन 1 का चेंज और I2 के अंदर 2 आई हैं तो वैलेंसी फैक्टर इज 2। और एग्जांपल इट ऑक्सीडाइजेस SN2 प्लस टू SN4 प्लस, खुद चला जाएगा I माइनस में। और एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, I2 हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है N2 plus HI. So these kind of products are obtained. Arsenite into arsenate. तो इस तरीके से +3 में था और पहुंच गया +5 में। नाइट्रोजन -2 में था हाइड्रोजन और कहां पहुंच गया 0 में। तो इस तरीके से आयोडीन इज यूज्ड डायरेक्टली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिंपल कॉन्सेप्ट है एट इक्विवेलेंस पॉइंट number of gram equivalents of the reducing agent is equal to number of gram equivalents of I2. Accordingly you can solve questions.
तो ये तरीका है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन का, आसान है, कोई विशेष बात नहीं है। मेन पॉइंट आता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। पूरी बात नोट करो, देन वी शैल कम टू आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन बी पार्ट। नोट इट डाउन। नोटेड। Now coming to the next, iodometric titration. देखो अंतर देखो, केवल एक लेटर का है आयोडो। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यहां I2 को डायरेक्टली यूज नहीं करते। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग और एस्टिमेटिंग और टाइट्रेटिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज यूज्ड to titrate oxidizing agents. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को टाइट्रेट करने में काम आएगा ये। एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड इनटू सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द लिबरेटेड आयोडीन, पहले नोट करो, मैं समझाऊंगा अभी क्या है ये। द लिबरेटेड I2 इज एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन मतलब Na2S2O3 aqueous। दिस इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या कह रहे हैं ये, जैसे मान लो कोई कॉपर 2+ का सॉल्यूशन है, Cu2+ aqueous सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स दिस इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर 2+ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Cui का वाइट पीपीटी बनता है, प्लस ये जो I2 लिबरेट हुआ, I2 की अमाउंट को एस्टिमेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन से, तो Na2S2O3 एक्वस ये हाइपो सॉल्यूशन है। सोडियम थायोसल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन को हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। बनाता है ये Na प्लस Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। और यह है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर +2 में था, पहुंच गया यहां +2.5। सो द वैलेंसी फैक्टर ऑफ हाइपो पर सल्फर हाफ का चेंज है, 2 सल्फर हैं तो वैलेंसी फैक्टर यहां 2 है। वैलेंसी फैक्टर ऑफ हाइपो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज 2। तो आयोडीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइपो कन्वर्ट करता है सोडियम टेट्राथायोनेट में, तो ये रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अमाउंट कितनी है सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन कितनी है, दैट वी वांट टू डिटरमिन। तो क्या करते हैं, इट इज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ Ki सॉल्यूशन। I2 डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली कॉपर 2+ ऑक्सीडाइज करेगा I- को I2 में और खुद बना लेगा Cui का वाइट पीपीटी इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर 2+ हियर, 1। क्यों, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां से I2 बना। I2 इज एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। इस तरीके से सोडियम टेट्राथायोनेट इज फॉर्म्ड। अब क्या बोलोगे यहां से, अब ये एक रिएक्शन है और ये एक रिएक्शन है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करते हैं तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अप्लाई करते हैं, तो क्या कह सकते हो, हाइपो कितना खर्च हुआ, दैट वी कैन फाइंड आउट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द हाइपो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 रिएक्टेड इन द सेकंड रिएक्शन। ध्यान दो, ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है।
रिएक्शन 1, रिएक्शन 2। तो फॉर रिएक्शन 2 क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 consumed is equal to number of ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। यही बोलेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो कितने खर्च हुए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 कंज्यूम्ड। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 कंज्यूम्ड क्या होंगे? मोल्स ऑफ I2 कंज्यूम्ड इनटू वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर I2 कितना है? 2। I2 एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट, ये एक इंटरमीडिएट है। ध्यान से सुनना, चाहो तो लिखना बंद कर दो, सुन लो मेरी बात। इंटरमीडिएट ये एक रिएक्शन नहीं है पूरी, ये एक रिएक्शन थी, ये अनदर रिएक्शन, एंड बोथ द रिएक्शंस आर कनेक्टेड थ्रू द सब्सटेंस I2 इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 कंज्यूम्ड को क्या लिख सकता हूं मैं? मोल्स ऑफ I2 कंज्यूम्ड इन रिएक्शन 2 into valency factor 2 is equal to number of gram equivalents of hypo। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ I2 के मोल्स कितने कंज्यूम हुए? कंज्यूम तो उतने ही मोल हुए होंगे ना जितने मोल बने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 फॉर्म्ड इन रिएक्शन 1। इधर आना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ I2 कंज्यूम्ड, I2 के मोल्स कितने कंज्यूम हुए हैं रिएक्शन 2 में? वो उतनी तो मोल्स हैं जितने कि रिएक्शन 1 में बने हैं। तो यहां से I2 के मोल्स आ गए। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 फॉर्म्ड। तो यहां से बस अप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मतलब मोलैरिटी ऑफ कॉपर 2 प्लस इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर 2 प्लस, ये हो गया नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 फॉर्म्ड, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द I2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द I2 कंज्यूम्ड, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन से दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। लिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है, मेरी बात सुन लो पहले तो पूरी बात नोट करो। हालांकि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार तो नोट कर लो कम से कम। मैं तुम्हें तरीका समझाता हूं कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। पहले पूरी बात नोट करो, ये नोट इट डाउन। लिख लिया आपने? ये देखो मैं समझाता हूं आपको। आपने जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ा है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पढ़ा है, और ध्यान दो हाइपो कितना खर्च हुआ वो मालूम पड़ गया इस पर्टिकुलर केस में। और हमारा पर्पस क्या था? जस्ट टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द हाइपो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इन द सेकंड रिएक्शन। अच्छा, मोल जितने बने हैं I2 के उतने ही खर्च हुए होंगे। I2 एंड में नहीं मिलेगा, I2 तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट तो किसी स्टेप में बना तो किसी अगले स्टेप में खर्च हो गया। तो I2 के जितने मोल बनेंगे उतने मोल खर्च हो गए होंगे सेकेंडरी रिएक्शन में, ये पक्की बात है। बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने बने हैं उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स खर्च हुए हैं। ये जब भी पॉसिबल है व्हेन द वैलेंसी फैक्टर ऑफ I2 और इंटरमीडिएट इज सेम इन बोथ द रिएक्शंस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। I2 का वैलेंसी फैक्टर सेकंड रिएक्शन में भी 2 है, I2 का वैलेंसी फैक्टर फर्स्ट रिएक्शन में भी 2 है। I2 का वैलेंसी फैक्टर सेकंड रिएक्शन में भी 2 है,
I2 का वैलेंसी फैक्टर फर्स्ट रिएक्शन में भी 2 है, तो इसका मतलब जितने मोल्स बने हैं उतने मोल्स खर्च भी हुए हैं, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स बने हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स खर्च भी हुए हैं। तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 खर्च हुए वे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 बने हुए, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 बने हुए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर 2 प्लस। तो वी कैन से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर 2 प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। ना आता समझ में एक बार में बार बार रिवाइंड करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत पड़ती है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। कई बार स्टूडेंट्स दिमाग नहीं लगाते, बस यूं कहते हैं अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर 2 प्लस। हाँ ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल इन दिस केस प्रोवाइडेड द वैलेंसी फैक्टर ऑफ इंटरमीडिएट इज सेम इन बोथ द रिएक्शंस। अगर इंटरमीडिएट का वैलेंसी फैक्टर सेम ना हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट जितने बने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने इंटरमीडिएट खर्च हुए हैं बराबर नहीं होंगे। तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? मोल की मदद से। इंटरमीडिएट के मोल्स जितने बने हैं उतने ही मोल खर्च हुए होंगे। तो लिखो एज ए नोट करके लिखो इस बात को। इस सब की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपको एग्जांपल लेके। पूरी बात पहले ये नोट करो, मैं हटाने वाला हूं इसको। नोट करके लिखो। पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंटरमीडिएट formed is equal to number of moles of intermediate consumed। जितने मोल्स इंटरमीडिएट के बनेंगे पहले रिएक्शन में उतने ही मोल्स इंटरमीडिएट के खर्च होंगे सेकंड रिएक्शन में। बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नीड नॉट बी इक्वल, बट number of gram equivalent of intermediate in reaction 1 and 2 need not be equal। need not be equal। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ, बस इसको सावधान रहना है, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नीड नॉट बी इक्वल। नंबर ऑफ मोल्स हमेशा इक्वल होंगे, इंटरमीडिएट के जितने बने हैं उतने खर्च हुए हैं, बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नीड नॉट बी इक्वल। क्यों? बिकॉज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ इंटरमीडिएट मे बी डिफरेंट इन बोथ द रिएक्शंस। बिकॉज वैलेंसी फैक्टर ऑफ इंटरमीडिएट may be different in reaction 1 and 2। इसलिए मोल्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे आसान होता है। आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्शन कर सकते हो कि सेकंड रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी रिएक्टेंट। ये अप्लाई कर सकते हो अगर इंटरमीडिएट का वैलेंसी फैक्टर सेम है, और यदि सेम नहीं है तो फिर मोल्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। इफ वैलेंसी फैक्टर ऑफ इंटरमीडिएट इज नॉट सेम इन रिएक्शन 1 and 2 then solve question using number of moles of intermediate।
क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आप इंटरमीडिएट के मोल्स निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कैसे? आई एम गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन, वन इलस्ट्रेशन। नहीं, आपको नहीं सॉल्व करना, पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आपसे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा लेंगे। ये पूरी बात लिखो एज ए नोट करके। दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो मेन पॉइंट है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, इसी में तो अटकते हैं बच्चे। और इसका खास यूज होता है पर्टिकुलरली इन जेई एडवांस्ड। जेई मेन में तो इतना सब कुछ इतना ध्यान देते नहीं है। जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट्स पर आ सकते हैं, अटकेंगे स्टूडेंट्स अगर ध्यान नहीं देंगे तो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये क्वेश्चन ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, मान लो KMnO4 है, पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में लिया, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी मान लो फाइंड आउट करनी है, x मोलर है, 100 ml सॉल्यूशन लिया है, ये KI एक्सिस में लिया, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में IO3 माइनस बन गया और ये MnO2 बन गया, IO3 माइनस की टेस्टिंग हम सल्फर डाइऑक्साइड से करते हैं, SO2 गैस। क्वेश्चन ने कहा 0.6 मोल ऑफ SO2 इज यूज्ड अप, तो ये बन गया I2 प्लस SO4 2 माइनस। यहां एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है। ये एक बहुत कॉमन सा केस है। क्वेश्चन ने कहा 0.6 मोल ऑफ S2 इज यूज्ड अप, फाइंड X। भाई यही क्वेश्चन है। भाई सुनो, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन इज सेइंग दैट पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 KI के साथ रिएक्शन कर रहा है बेसिक मीडियम में, एंड MnO2 का PPT बना हमारे पास, और I माइनस इज कन्वर्टेड टू IO3 माइनस। SO2 की मदद से IO3 माइनस को एस्टिमेट किया गया, 0.6 मोल ऑफ SO2 इज यूज्ड अप। तो बताओ X की वैल्यू क्या होगी। सुनो, ये एक रिएक्शन, ये इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट। अब शुरुआत यहां से करो, तो क्या बोले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस इन सेकेंड रिएक्शन यूज्ड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2। जरा SO2 का वैलेंसी फैक्टर देखना, +4 से +6, 2 का चेंज हुआ है तो वैलेंसी फैक्टर 2, तो कितना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 0.6 मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। एंड यहां भी मोल्स निकाल के सॉल्व करो, क्योंकि IO3 माइनस का वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम नहीं है। कैसे, कहां है ये, +5, कहां पहुंच गया 0, कहां से आया -1, +5 से 0 गया, 5 का चेंज, तो यहां वैलेंसी फैक्टर इसका 5 है, और ये +5 आया -1 से, तो यहां वैलेंसी फैक्टर 6 है। ध्यान दो, IO3 माइनस का वैलेंसी फैक्टर सेकंड रिएक्शन में 5 है, फर्स्ट रिएक्शन में 6 है, सेम नहीं है, तो मोल्स के रास्ते से घुसेंगे सेकंड रिएक्शन से फर्स्ट रिएक्शन में, इक्विवेलेंट के रास्ते से नहीं। तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस, तो मोल्स ऑफ IO3 माइनस कितने खर्च हुए इंटू वैलेंसी फैक्टर 5, तो कितना हो गया, N IO3 माइनस वुड बी इक्वल टू 6 12 1.2 अपॉन 5, तो 5 में यही लिख लो, इतने मोल, राइट, ये मोल्स आ गए। अब जितने मोल्स खर्च हुए हैं उतने मोल्स बने होंगे। अब फिर अप्लाई करो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन 1। फॉर्म कितने हुए हैं, जितने मोल्स, 1.2 अपॉन 5 इंटू व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ IO3 माइनस 6, एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मतलब मोलरिटी X इंटू वॉल्यूम 0.1 लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर, +7 से पहुंच गया +4 में 3। बेसिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर ऑफ द KMnO4 इज 3। तो गाइस दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या हुआ, 3 4 बार कैंसिल आउट हो गया, ये 4 6 24/5, तो X इज इक्वल टू 24/5 मोल, 5 24 और 8 4.8 मोल। दैट्स इट, दिस इज द आंसर।
एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 0.6 इंटू 2 वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स IU3 माइनस के मोल्स आ गए 1.2/5 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोलैरिटी x इंटू वॉल्यूम 0.1 लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर इज 3.3, तो ये 3 4 राइट 24/5 4.8 मोल। दैट्स इट, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर? आई बात समझ में? नोट करो इस सबको।